अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक टोटली बेस कर रहा था सेल वॉल पर। लास्ट टाइम हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था और कल ही वो क्लास मैंने लिया था सेल वॉल का, और उसमें मैंने मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल और सेल वॉल के हिस्से, सेल वॉल किस तरह बनता है, सेल वॉल के आबाव अजदाद के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्या होता है, क्यों होता है, बैक्टीरिया में किस तरह होता है या आपके फंजाई में किस तरह होता है, ये सब हमने यक्के बाय यक्के काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिए थे। तो दी सेल का चैप्टर चल रहा है, तो सिंध बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो हमारा है, आप लोग शायद देख भी सकते हो, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। चूंकि 1600 के ज़माने में, सन 1600 सदी में, सन 1600 सदी में आपके रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्न, एक टिश्यू है, कॉर्न के टिश्यू में माइक्रोस्कोप के ज़रिए, गैलीलियो के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद, उसके देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे कमरे नज़र आए, उस कमरे का नाम उन्होंने सेल दिया। ठीक है, उसी सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद बदरी, जब साइंस ने मज़ीद तरक्की की, मज़ीद उसमें एक मॉडिफिकेशन आया, मज़ीद थोड़ा सा प्रोमिनेंट हुआ, मज़ीद थोड़ा सा अच्छा हुआ, मज़ीद उसमें रिसर्च शुरू हुआ, तो इसके बाद एक साइंसदान आया, एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831, मतलब रॉबर्ट हुक के 200 साल के बाद, 2 सदी के बाद, उसी न्यूक्लियस का मवाजना करके, उसी न्यूक्लियस के उसी सेल के बारे में पढ़ के उसको मजीद एक अंदर से एक छोटा सा एक राउंड शेप, एक रिंकल शेप, एक स्ट्रक्चर मिला, एक ओवल स्ट्रक्चर मिला, बिंग फोल्ड एक स्ट्रक्चर मिला। उस स्ट्रक्चर का नाम उसने न्यूक्लियस दिया, जिसे आम अल्फाजों में उर्दू में जो कहते हैं वो कहते हैं मरकज़ा, और सिंधी में कहते हैं मरकज़ो। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सेल का एक मिसाल दिया था, एक कमरा है, ये क्या है? इट इज जस्ट रूम, एक कमरा है। उस कमरे में मैंने आपको ये जो पलस्तर था, इस पलस्तर का मिसाल मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन दिया था, जो दीवार थी वो सेल वॉल थी। अब इसके अंदर एक और छोटा सा अगर कुटी बनाओ, एक और छोटा सा एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर अगर बनाओ, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर अगर छोटा सा बनाओ और उसे गोल टाइप का बनाओ, तो वहां पर हम उस स्ट्रक्चर को जो सेल के अंदर हमें मिलेगा, वो हमें कौन सा मिलेगा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। न्यूक्लियस कहा जाता है एज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मीन्स पूरा सेल उस न्यूक्लियस को ओबे करता है, उस न्यूक्लियस का सुनता है, उस न्यूक्लियस का आम अल्फाजों में कहूं तो पैरवी करता है, उससे फॉलो करता है, उसे देखता है। ये पूरा सेल इस न्यूक्लियस का मेंटोर, इस न्यूक्लियस सारे सेल का मेंटोर है, रोल मॉडल है, सब उसे सुनते हैं। जैसे कि पूरा अगर एक खित्ता हो, एक खित्ते में एक कस्बे में पूरा जो सारे अवाम, जो पब्लिक है वहाँ पर मौजूद, जो काबरीन है, वहाँ पर सब के सब एक ही हाउस को फॉलो करते हैं। कौन सा है? महल। या आम अल्फाजों में यहाँ पर कहते हैं व्हाइट हाउस, और वहाँ पर है वाशिंगटन। तो सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज अ वाशिंगटन ऑफ सेल। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी अपार्टिस हो, चाहे राइबोसोम है, चाहे ग्लाइकोसोम्स हो, चाहे डिक्टोसोम्स हो, जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिल्स हैं, वो सब किसे फॉलो करते हैं? न्यूक्लियस को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियस इज अ राउंड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर मॉर्फोलॉजी आप उसका देखो, अगर बैरोनी हिसाब से अगर आप उसे क्लासीफाई करो, यू कैन से दैट इज अ रिंकल ओवल शेप, एक कर्वी टाइप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मजीद एक कर्वी टाइप का स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस का अगर थोड़ा सा आप लोगों को इसकी एनाटॉमिकल व्यू दिखाऊं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता के दिखाऊं, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करके दिखाऊं, तो आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। न्यूक्लियस, चूंकि इट इज आल्सो कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? क्योंकि इसके डबल मेम्ब्रेन है, आम अल्फाजों में कहूं तो ये डबल प्लस्तर हुआ है।
क्या हुआ है, डबल प्लस्तर हुआ है। इसके जो ऊपरी वाले प्लस्तर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, से आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। यहां पर मेरे नाजरीन अगर देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होगा इनर मेम्ब्रेन या इनर स्ट्रक्चर। अब ये वाले जो हिस्से हैं, अब यहां पर ये पूरा कंप्लीटली बैरियर नहीं है, मतलब कंप्लीटली यहां पर फौज कशी नहीं कि कोई अंदर नहीं आएगा, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, क्या है? उनको कहते हैं पोर्स। और अगर वो पोर्स न्यूक्लियस के हों तो हम उन्हें क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स किसे कहते हैं, सुराखों को, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत अमाइनो एसिड अंदर जाता है, लिपिड की जरूरत होकर अंदर जाता है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होकर अंदर जाता है, कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की, XYZ किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मिनरल्स की अगर जरूरत आप पड़े तो आपका जो न्यूक्लियस है वो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, थ्रू दी पोर्स। इज इट क्लियर? अब ये जो चोके है ये से हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर हो या आउटर हो, ठीक है, या तो इनर होगा या तो आउटर होगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम एक चीज जरूर देखते हैं, इसके अंदर हमें एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर मिलता है, एक छोटा सा एक और राउंड स्ट्रक्चर मिलता है। उस राउंड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बेटा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी अभी 150 साल पहले दरियाफ्त हुई है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस सबसे पहले आपके सेल साइक्लिंग को असिस्ट करता है। सेंट्रियूल जो बनते हैं वो वहीं से बनते हैं, सेंट्रियूल्स, जहाँ से आपका काइनेटोकोर प्रोटीन जो बनता है उसमें सबसे ज्यादा जो एक अहम किरदार अदा कर रहा है वो न्यूक्लियस अदा कर रहा है, न्यूक्लियोलस अदा कर रहा है। ये आपके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन में भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम आगे वो डिस्कस होगा, हम वहीं में उसे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का एक और काम भी है, क्या है? न्यूक्लियस का एक और मेजर एक फंक्शन है, इसे सेल का एक बेहतरीन फंक्शन कहते हैं, सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कहते हैं। वो कौन सा है? आप बताइए बेटा। आप और कोई मेरा कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट, कोई प्यारा स्टूडेंट, कोई दुलारा स्टूडेंट, कोई होनहार स्टूडेंट जो मुझे इसका जवाब दे सके। सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। यहां पर जो न्यूक्लियस का सबसे बड़ा काम है वो है आपका राइबोसोम बनाना। राइबोसोम, जिसको आम अल्फाजों में आप लोग कहते हो प्रोटीन फैक्ट्री, विच कैन जनरेट प्रोटीन या विच कैन स्टोर प्रोटीन। आपकी जीन एक्सप्रेशन के दौरान टीआरएनए, एमआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए मिलकर एक प्रोटीन सिंथेसिस का अमल करते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो सिर्फ आपके डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस तक है। ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे पोर्स भी किस चीज से बने हुए हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से, जिसे एम प्रोटीन कहते हैं, अल्फा प्रोटीन कहते हैं, अल्फा 53 कहते हैं, P53 कहते हैं, PYKK कहते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को चैनल्स मिलेंगे, कुछ सोडियम चैनल है, कुछ पोटेशियम चैनल है। हर चैनल का अलग अलग नाम है, जैसे हर दरवाजे का अलग अलग नाम है। ये घर का दरवाजा है, ये मेन डोर है, ये बैक डोर है, ये फ्रंट डोर है, ये प्लाना डोर है, ये आपका मेन गेट है, ये सबसे बड़ा गेट है, ये चौकीदार का गेट है। हर XYZ हर चैनल का एक नाम होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ चैनल्स का मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। और आप लोग आगे BS लेवल में पढ़ोगे। ओके, आप लोगों के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये इंटर लेवल तक ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? अब आगे जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसका काम है राइबोसोम बनाना। अब यहां पर जो आपको ये एक चेन दिखाई दे रहा है, ये ब्लूइश कलर का एक चेन दिखाई दे रहा है, इस चेन को आप लोग कहते हो क्रोमोटेन नेटवर्क। ठीक है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ क्रोमोटेन, जो बाद में थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा सा क्रंच का शिकार हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंडल्ज हो जाते हैं, सारे डीएनए इंडल्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो सारे क्या हैं? डीएनए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें आप लोगों ने काफी हद तक स्टडी की होगी। तो इसी डीएनए का, जब ये डीएनए काफी हद तक प्रोटीन
और माइन्यूट अमाउंट ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है और इंशाल्लाह इस पर एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को मुस्तफीद और बाजियाब करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। यहाँ पर डीएनए, प्रोटीन, आरएनए मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपके टीलोफेज में दिखाई देते हैं। आप ये समझ लो ये आपका प्रोफेस है। आप लोग आगे जाके जब सेल साइकिलिंग पढ़ोगे तो सेल साइकिलिंग में जब हल्का पुल्का आपका नेटवर्क दिखाई देता है उसको हम कहते हैं प्रोफेस। ये इट इज अ प्रोफेस। और टीलोफेस में ही सारे के सारे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। वहां पर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कुछ यूं है। अब क्रोमोसोम का भी एक लंबा चौड़ा एक डिस्कशन है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमो किसे कहते हैं? कलरफुल। क्या? कलरफुल। इट प्रोड्यूस अ पिंकिश कलर, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज क्रोमोसोम। इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये इट इज आल्सो अ हेरिडिटी मटेरियल। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात को ट्रांसफर करता है। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा और उसी डीएनए के अंदर एक जीन्स, एक सीक्वेंस होगा। आपकी न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा, मोनोन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा, नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस होगा। वो अभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उस सीक्वेंस का ही नाम है क्या? जीन। जिसे आप लोग जीन कह रहे हो, ये जेनेटिक्स कह रहे हो। इज इट क्लियर? अब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, से कहते हैं दागानुमा। कौन सा नुमा? दागानुमा। एक ऐसा दागानुमा अजसाम जो आपके न्यूक्लियस में मिले, लेकिन कब नजर आए? मैंने क्या बताया? सेल साइकिलिंग के दौरान, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। माइटोसिस एंड मियोसिस is a such a type of cell division which can expose the terminology and the structure of chromosome. माइटोसिस और मियोसिस ही एक ऐसे एग्जाम के एग्जाम आते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है आपकी बायोलॉजी का जिसमें आपके क्रोमोसोम खुल के दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते। दे आर एजेंसी हैं, ठीक है। इसको बायोलॉजी का एजेंट कहते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात को ट्रांसफर करता है। ओके। अब यहां पर जब भी हम अगर लैब की बात करें, आप लोगों को एक मैं नॉलेज दे देता हूँ। हम वहाँ पर सेल साइकिलिंग कराते हैं तो सेल साइकिलिंग में जब भी टीलोफेज आता है बिफोर द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, हम उसके सेल साइकिलिंग को स्टॉप करते हैं, उसके प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, उसके स्पाइंडल फाइबर को ब्लॉक करते हैं, उसके काइनेटोकोर को ब्लॉक करते हैं और ख़त्म कर लेते हैं और उसका एक शीट बनाते हैं। उस शीट का नाम क्या है? कैरियोटाइप। आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। और उसी कैरियोटाइप में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर डिस्कस करूंगा। अब आते हैं यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क में और आपके क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर आप लोग जाकर बुक वगैरह या किसी भी नेट वगैरह पे रिसर्च कर लो तो 4 तरीकों के या 4 स्ट्रक्चर के आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। उनके स्ट्रक्चर के एतबार से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे घर में आप लोग डिफरेंट नाम देते हो, छोटू, मोटू, लोटू, मोटू, लंबू। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर भी साइंसदानों ने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसके बॉडी के लिहाज से, नाक कैसी है, मुंह कैसा है, सर कैसा है। अगर सर बड़ा हो तो क्या कहते हैं? ज़ंडसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ंडसर। वेरी गुड। अब यहां पर देखा गया, यहां पर ऐसा क्रोमोसोम जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूं हो, ठीक है। अब यहां पर हम जब भी किसी भी क्रोमोसोम को जब क्लासीफाई करते हैं, वो क्लासीफाई किस तरह करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर। क्या? सेंट्रोमेर। यहां पर 2 क्रोमोटेड्स हैं, उन 2 क्रोमोटेड जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेर। इज इट क्लियर? अब यहां पर जो सेंट्रोमेर जो है वो बिल्कुल उसके सर पर पाया जाता है। कहां पर? इसके सर पर, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। इसको कहते हैं गंजा क्रोमोसोम, ठीक है। और गंजा क्रोमोसोम को एक और नाम देते हैं टीलोमरेज और टीलोमर। और इसके अलावा इस क्रोमोसोम को फिर हम क्या नाम देंगे? टीलूसेंट्रिक।
व्हाट? टीलूसेंट्रिक। टीलूसेंट्रिक किसे कहते हैं? जिसमें आपके टीलूमर्स खत्म हो जाते हैं। हर इंसान के क्रोमोसोम में 80 से 100 जो जवान लोग हैं 80 से 100 टीलूमर्स पाए जाते हैं, और उसी टीलूमर्स के बदौलत उसी गंजापन के बदौलत वो क्या करते हैं? सेल साइकिलिंग करते हैं। चाहे अगर 80 टीलूमर्स हैं तो 80 मरतबा सेल साइकिलिंग कर सकते हैं। जब टीलूमर्स खत्म तो सेल साइकिलिंग भी खत्म। इज इट क्लियर? जैसे कैंसर सेल है, कहते हैं बड़ा मशहूर है कैंसर के बारे में कि कैंसर इज इमोर्टाइल सेल, कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है, इसे कहते हैं टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज एंजाइम से वो क्या करता है, अगर ये देखता है कि मेरे टीलूमर्स खत्म हो गए, क्योंकि टेलोमर खत्म तो आप भी खत्म, आप भी मर जाओगे, क्रोमोसोम नया सेल नहीं बनाएंगे, तो एक एंजाइम बनाता है, इसको कहते हैं टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज एंजाइम, ये टेलोमरेज एंजाइम क्या करता है, एक बार फिर से टेलोमर्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे बोन में प्लोरीटोटिपोटी स्टीम सेल्स से प्लोरीटोटिपोटी एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, जो खून बनाता है, कभी खत्म होते नहीं। क्यों? बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टेलोमरेज एंजाइम। वो टेलोमरेज एंजाइम बनाने की काबिलियत रखते हैं। they are able, they are capable, they are keen to produce telomerase। अब जो गंजापन है उसको हम कहते हैं टीलूसेंट्रिक। क्या? टीलूसेंट्रिक। अब इसके बाद जब हमने देखा एक क्रोमोसोम हमें ऐसा मिला जब जिसका जो सेंट्रोमर है, ये सेंट्रोमर है ना, इसका सेंट्रोमर स्लाइटली क्या हुआ, हमें नीचे मिला। इट इज रॉड टाइप स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना? रॉड टाइप स्ट्रक्चर बना। उस रॉड टाइप वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया? एक्रोसेंट्रिक। नाम याद करना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। एक्रोसेंट्रिक, ये सब के सब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये पाया जाता है डीएनए में। डीएनए खुद कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। ओके। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई, मैं आपको बाद में बताता हूं। टेलोमरेज एंजाइम और ये रॉड टाइप स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या? एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसका जो शेप है वो एल टाइप शेप बनता है, इसे कहते हैं अनइक्वल आर्म्स। मतलब एक हाथ यहां से कटा हुआ है और एक हाथ पूरा है, इसको हम क्या नाम देंगे? अनइक्वल आर्म्स या एल टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या? सब मेटासेंट्रिक। इज इट क्लियर? अब सब मेटासेंट्रिक के बाद एक हमारे पास एक ऐसा क्रोमोसोम आता है जिसके दोनों आर्म्स क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो। हमारे जैसे दोनों आर्म इक्वल हैं, ठीक उसी तरह इसके भी दोनों आर्म क्या हो? इक्वल हो। उसको हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। ये थे आपके 4 स्पेशल एग्जाम्पल। इसके अलावा मैंने कॉक्रोसेंट्रिक का नहीं बताया, जो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। फिलोसेंट्रिक का नहीं बताया, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, और भी बेताशा एग्जाम है इनके, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर इसको स्टडी करोगे और इसे रिसर्च करोगे। लेकिन फिर वक्त इंटर के हिसाब से आप लोगों के पास सिर्फ यही है, तो मैं यहीं पर इसको रोक लेता हूं। अब 4 किस्म है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। इसका मैंने एक याद करने के लिए एक फॉर्मूला ही बनाया और कभी नहीं भूलोगे, और मैं भी कभी नहीं भूला। तेजा अब सबको मारेगा। तेजा अब सबको मारेगा। तो तेजा का अगर आपने टी ले लिया तो इट इज आल्सो रिसेम्बलेंस एंड प्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ टीलोसेंट्रिक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब एक्रोसेंट्रिक ए आ रहा है, सब मेटासेंट्रिक, मारेगा का एम मेटासेंट्रिक। इज इट क्लियर? अब अगर क्रोमोसोम की बात करें, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर थे। क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे जिस्म में टोटल, ह्यूमंस के जिस्म की बात करें तो ह्यूमंस में टोटल क्रोमोसोम की जो तादाद है वो है 46, और पेयर कितनी होगी? 23। ओके। अब अगर हम देखें फ्रॉग को, मदर ऑफ बायोलॉजी, द फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी, फ्रॉग को कहते हैं फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 26। तो पेयर कितने होंगे?
13। जिस पर जीन्स जेनेटिक्स पर सबसे ज्यादा जो काम किया गया है, जिस पर ज्यादा रिसर्च अभी तक की जाती है, वो एक मक्की टाइप का है, इसे कहते हैं ड्रोसोफिलिया। इसमें क्रोमोसोम की तादाद 8 है और पेयर कितने होंगे? 4। ठीक उसी तरह आप अगर देख लो कैट, जैसे बिल्ली, इसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 39। तो पेयर कितने होंगे? 19। अब अगर आप लोग लॉयन को देखो, जैसे शेर है, शेर में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? काफी इंटरेस्टिंग है। लॉयन और कैट दोनों की जो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 39 मतलब 19 हुए। एलिफेंट्स, जो शेर है, हाथी है, हाथी में क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 50। तो पेयर कितने होंगे? 25। पेंसिलिन एक वो है आपका फंगस, ठीक है, पेंसिलिन फंगस में क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 2। तो पेयर कितना होगा? 1। एक पेयर है 2 क्रोमोसोम में, तो पेयर की शक्ल में होते हैं, इस तरह पेयर की शक्ल में होते हैं। ओके, अब अगर हम आगे जाके देखें तो आपका मटर है पी, गार्डन पी में क्रोमोसोम की तादाद होती है 14। तो पेयर कितने होंगे? 7। तो इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट जाती है। जैसे माइस है, माइस में क्रोमोसोम की तादाद जो है 20 है, 20। तो पेयर कितने होंगे? 10। ओके, इस तरह एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है हमारे पास कि हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या है? अलग अलग है। जैसे कॉर्न है, कॉर्न में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो 1000 होती है। ओके, और उसके अलावा दूसरे भी और बहुत सारे जानदार हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस हर सेल में मौजूद होता है। अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स हैं, अच्छा याद आया मुझे, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस, एक ही सेल में न्यूक्लियस की तादाद क्या होती है? डबल होती है, 2 होती है। उस टाइप के आप न्यूक्लियस को, उस टाइप के सेल्स को आप लोग क्या कहते हो? कोइनोसाइट। कोइनोसाइट मीन्स डबल या ट्रिपल या मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखने वाला सेल। इसमें सबसे मेजर एग्जांपल कौन सा आता है? हार्ट सेल, कार्डियक मायोसाइट सेल्स, आपके स्केलेटन के मसल्स के जो सेल्स हैं वो भी कोइनोसाइट 6 हैं। इसके अलावा आपके फंजाई में सेक लाइक स्ट्रक्चर फंजाई है, इसको आप लोग बेसिडोमाइकोटा भी कहते हो। इसके अलावा आपका ग्रीन फंजाई, उसमें भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। अगर आपको मैं आम अल्फाज में बताऊं तो आप लोगों के पास ऐसे सेल फोन जिसमें एक ही सेल फोन में बहुत सारे सिम लगते हैं, बहुत सारे मेमोरी कार्ड लगते हैं। अब एक मेमोरी है तो सिंपल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन फंजाई, ग्रीन अल्जाई है, इट इज आल्सो अ मेजर एग्जांपल ऑफ कोइनोसाइट डबल। अच्छा, रेड अल्जाई है, ठीक है, इसको ज़ेंथोपाइन भी कहते हैं। वो आप लोग आगे जाके खुद रिसर्च कर लो तो आप लोगों के लिए ये मस्बत साबित होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? सो यू मे आस्क, आई एम हियर जस्ट टू एलिब्रेट एंड डिस्कस योर मैटर्स। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो बगैर झिझक के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। जी बेटा, जी।